हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। साथियों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसमें हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे लेबर लॉ के एमसीक्यू जो आपके होने वाले एग्जाम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो भी साथी जिन्होंने फॉर्म भर रखा है यूपीएससी ईपीएफओ का और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं और काफी ज्यादा सीरियस है, वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसमें क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और हो सके तो आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स भी बनाइएगा। इसके अलावा क्लास शुरू करने से पहले हम अपने बैच के बारे में बताना चाहेंगे जो आपको हिंदी माध्यम में मिल रहा है। मात्र 449 में बैच मिल रहा है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड एग्जाम और प्रिपरेशन कराने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको पीवाई की सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और हिंदी माध्यम में आपको सारे नोट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी दिवाली चल रही है, दिवाली लगभग खत्म ही होने वाली है, लेकिन दिवाली के कारण आपको एक कूपन कोड दिया जा रहा है, एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप फेस्ट 100 यदि कूपन कोड इस्तेमाल करते हो तो ये 449 रुपए का कोर्स मात्र आपको 349 रुपए में ये मिल जाएगा। मात्र 349 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा, एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। देखिए, काफी कम ही दिन रह गए हैं एग्जाम के, तो यदि आप शॉर्ट्स नोट देखना चाहते हो, अच्छे नोट्स देखना चाहते हो तो आप हमारे बैच को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो हमारे दिए गए नंबर है, इस पर आप संपर्क करके अपनी कोई भी क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। आप मैसेज करो चाहे आप कॉल करो, आपकी क्वेरी को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए, ये तो हमारी हो गई बैच की बात। चलिए अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा सामने निकल के आता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मजदूरी संहिता 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपको दिए गए हैं, तो कथन पहला क्या कहता है? पहला कथन कहता है कि आधार मजदूरी, जो क्या आपकी आधार मजदूरी निर्धारित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। दूसरा देखिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधार मजदूरी से कम नहीं हो सकती है। और तीसरा आपका कथन ये है कि मजदूरी की परिभाषा में मकान किराया भत्ता और वैधानिक बोनस को हमेशा शामिल किया जाता है। तो इसमें से कथन ये बताने कौन से कथन आपको सही है, कौन से कथन इनमें से सही है ये आपको बताने। तो पहला कथन देखिए, पहला कथन ये कहता है कि जो आधार मजदूरी है निर्धारित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। क्या ये कथन सही है? तो हाँ मेरे भाइयों, ये कथन बिल्कुल सही है। यदि आप इसको जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको पता है ये कथन हमारा सही है। जो आधार मजदूरी होती है उसका निर्धारित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। इसके अलावा देखिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी किसी भी परिस्थिति में जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी है उससे कम नहीं हो सकती है। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। जो राज्य द्वारा मजदूरी अपनी निर्धारित कर रही है वो केंद्र सरकार से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी कथन आपका ठीक है। तो पहला कथन भी आपका ठीक हो गया, दूसरा कथन भी आपका ठीक हो गया। तीसरा कथन देखिए क्या कहता है कि मजदूरी की परिभाषा में मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और वैधानिक बोनस को हमेशा शामिल किया जाता है। तो इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या ये कथन सही लग रहा है आपको? तो पहली बात, ये कथन आपका हमें सही नहीं लग रहा है। ठीक है, ये सही आपका कथन नहीं है, ये कथन शामिल नहीं किया जाता है। मकान किराया भत्ता और वैधानिक बोनस को हमेशा शामिल नहीं किया जाता है यदि वो 50% जो है 50% से ज्यादा हो जाए। ठीक है, क्या 50% से ज्यादा हो जाए तो हमारा जो परिलब्धियां हैं, जो मजदूरों की परिलब्धियां हैं, वो यदि 50% से ज्यादा हो जाती हैं तो ये होता है। तो पहला और दूसरा कथन हमारा ठीक होता है, तीसरा हमारा कथन गलत होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और दो कथन सही है, बाद बाकी तीसरा कथन हमारा गलत है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में छटनी और यूनिट बंद करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता वाली स्थापनाओं के लिए कर्मचारी की संख्या की सीमा के कितने तक बढ़ा दिया गया है, यानी पहले कितनी थी और अब कितनी कर दी गई है। तो इस संबंध में आपका सही आंसर रहता है ऑप्शन बी, पहले ये 100 थी और अब ये 300 कर्मचारी कर दी गई है। जो आपकी नई औद्योगिक संबंध संहिता आई है उसमें ये छटनी की जो बात कही गई है, यूनिट बंद करने के लिए जो सरकारी अनुमति की आवश्यकता है, उसमें जो कर्मचारी की संख्या है वो कर दी गई है, 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत गिग वर्कर, जो आपके ये गिग वर्कर हैं और क्या आपके प्लेटफॉर्म वर्कर, तो दो आपके वर्कर बताए गए हैं, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध किया गया है, कौन सा उपबंध किया गया है, इनमें से हमें ये बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आप कथन देखें। तो पहला कथन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष है, इसकी स्थापना करना।
ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जा रही है। अगला देखिए, इन कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हेतु प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स द्वारा अपने वार्षिक टर्नओवर के एक निर्धारित प्रतिशत का योगदान अनिवार्य है। ये भी आपका ठीक है। अगला देखिए, इन्हें स्वयं संचालित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा के योजना के दायरे में लाना है। क्या ये हमारा कथन ठीक है? तो फिर हमारा आंसर आता है कि ये कथन हमारा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो इसका उद्देश्य है या इसका ये उद्देश्य है कि जो हमारे गिग वर्कर हैं जो या प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, इनको हमें कर्मचारी राज्य बीमा में ऐसा नहीं कि लाना नहीं है, इसमें हमें नहीं लाना है, बल्कि क्या करना है, हमें हमें इनके लिए अलग से सुरक्षा जो सामाजिक सुरक्षा योजना है, सामाजिक योजनाएं है, वो हमें लानी है। हमें ईसीआई के दायरे में नहीं लाना है। ईसीआई के दायरा किसके लिए होता है? तो ये आपके जो संगठित वर्कर हैं, ठीक है, कौन है? संगठित वर्कर, इनके लिए होता है। ठीक है, ये इसके लिए होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1 व 2, ये कथन हमारे सही हो गए। तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 के तहत महिला कर्मचारी के कार्य घंटों में इसके सामने कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहला कथन देखते हैं क्या है। महिला कर्मचारी को सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति है और इसमें कोई छूट नहीं है। तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल ऐसा नहीं, अगर महिला चाहे तो रात को वो काम कर सकती है। आगे देखिए, उन्हें उनकी सहमति से सुरक्षा और पर्याप्त सुविधाओं के साथ सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने की अनुमति दी जा सकती है। बिल्कुल बात ठीक है, अगर महिलाएं चाहें तो, और यदि जो कंपनी है उनकी उनकी सुरक्षा का और उनकी पर्याप्त सुविधाओं का ध्यान रखती है, तो जो महिलाएं हैं वो सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 7 बजे तक, यानी जो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है, वो महिलाएं कर सकती हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 का कथन सही होगा। तो ये कथन हमारा सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह एक स्वैच्छिक और योगदान निर्धारित पेंशन योजना है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यह एक स्वैच्छिक है और योगदान आधारित पेंशन योजना है। स्वैच्छिक इस प्रकार से कि यदि व्यक्ति चाहे तो इस पेंशन योजना में भाग ले सकता है, यदि वह नहीं चाहता है तो वह इस योजना में भाग नहीं लेगा। इसके अलावा योगदान आधारित किस प्रकार से कि जो व्यक्ति है जो इस पेंशन योजना में भाग ले रहा है, पहले उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे सरकार को। इसके बाद जब वह उम्र पूरी हो जाएगा, एक उसका क्राइटेरिया होता है वो पूरा हो जाएगा, तब उसे पेंशन के रूप में वही पैसे प्राप्त होंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसके लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मासिक आय 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका कथन ठीक है। ये भी कथन आपका ठीक है। आगे देखिए, यदि लाभार्थी इस योजना में 15 वर्ष तक योगदान करता है तो उसे 3,000 की निश्चित मासिक पेंशन योजना मिलेगी। और दूसरा कथन देख लेते हैं, डी वाला, यह एक मैचिंग कंट्रीब्यूशनल योजना है जहां सरकार लाभार्थी के बराबर राशि का योगदान करती है। तो इन दोनों में कथनों में जो आपका कथन सही है, या आपका डी भी कथन सही है। कथन हमारा जो सी है वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहाँ जो बात की गई, यहाँ बात की गई 15 वर्ष तक का योगदान, लेकिन जो योजना कहती है कि आपको क्या करना है, 60 वर्ष, जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक हमें योगदान करना है। और यहाँ आप देखोगे कि 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी यदि ये 15 वर्ष होगा तो यानी 45 वर्ष के बाद, ठीक है, 45 वर्ष के बाद क्या करेगा, ये योगदान करना शुरू करेगा, तब तो 60 वर्ष में आपको मिलने शुरू होगी, लेकिन 40 वर्ष तो आपकी लास्ट है। तो यहाँ से हमारा ये कथन गलत हो जाता है। ठीक है, तो सी आपका कथन वो है, वो आपका गलत है, यही हमारा सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। क्वेश्चन हमारा अगला कहता है कि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेजुटी की गणना में कर्मचारी द्वारा हर पूरे किए गए वर्ष के लिए कितने दिनों की मजदूरी का प्रावधान है। ऑप्शन आपसे कहता है, ऑप्शन आपका पहला है 10 दिन, दूसरा कथन है आपका, दूसरा जो ऑप्शन है 15 दिन, तीसरा है 26 दिन और चौथा है आपका 30 दिन। क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर ये होगा कि जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम है 1972 वाला, ये जो ग्रेजुटी भुगतान की गणना है ये कितने दिनों के लिए करता है, तो प्रथम 15 दिन, जो प्रथम 15 दिन होते हैं उनके लिए करता है। हर 15 दिन में ये जो सैलरी है उसकी गणना की जाती है ग्रेजुटी भुगतान के लिए। तो ये हमारा सही कौन सा आंसर होगा? 20 का सही आंसर होगा।
बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत योजना का मुख्य उद्देश्य, चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है अपना? कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार खो चुके लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है। दूसरा देखिए, नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी सब्सिडी प्रदान करना है। और तीसरा हमारा है, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मेडिकल बीमा प्रदान करना है। और चौथा हमारा है, प्रतिबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को विशिष्ट भत्ता देना है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत योजना आई थी उसमें जो कहा गया, सरकार ये कहती है कि ये जो लोग हैं, जो नियोक्ताएं हैं, जो एम्प्लॉय है, उनको हम लोग क्या करेंगे? उनको हम एक सब्सिडी प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? एक सब्सिडी प्रदान करेंगे, जिससे क्या वो अपना बिजनेस को और बढ़ा सके और जो उनको लॉस हुआ है, जो कोविड-19 में उनको लॉस हुआ है, उसको वो कवर कर सके। तो यहाँ पे जो सब्सिडी की बात की गई थी उसमें अधिकतम 24%, कितना है? अधिकतम 24% तक हो सकता है ये सब्सिडी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका बी सही आंसर हो जाएगा। सब्सिडी देने की बात कही गई थी आत्मनिर्भर भारत योजना में, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत योजना है, इसमें सब्सिडी देने की बात कही गई थी। 24% तक ये हो सकती है। ये मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि आपको 24% आपको मिली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपकी एक मैक्सिमम है, इसके बाद आपको नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं क्या है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, आपको एक्ट दिया गया है, के तहत बीमित व्यक्ति की पात्रता के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा जो आपकी 2024 के लिए, ठीक है, यहाँ पे 2024 दिया रखा है, तो इसके लिए क्या है? ऑप्शन देखते हैं। 15,000, दूसरा आपका 18,000, तीसरा आपका 21,000 है, चौथा है कोई सीमा निर्धारित नहीं है, यह निजी स्थापनाओं पर निर्भर करता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा होता है 21,000। क्या होगा? 21,000। 21,000 ये हमारा सही आंसर होगा। जो बीमित व्यक्ति है, इसकी पात्रता जो मासिक वेतन होना चाहिए, इसका 21,000 होना चाहिए। और ये जो है, ये हमारा 1 जनवरी 2017 से ये लागू है, ठीक है। जो ये है 1 जनवरी 2017 से लागू है। लेकिन लेकिन इसमें कुछ एक पेच ये नजर आता है हमें कि क्या ये जो पात्रता है, क्या सभी व्यक्तियों के लिए लागू होती है? यहाँ हमने बात कर दी 21,000 व्यक्ति मिल रहे हैं, 21,000 जो भी व्यक्ति आ रहा है वो हमारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ व्यक्ति बात ये आती है कि जो भी व्यक्ति क्या है? दिव्यांग है। क्या है? दिव्यांग। अब जो भी व्यक्ति क्या है? दिव्यांग है, वो क्या है? वो इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है, या आप ऐसे कहोगे ना, दिव्यांग है ना, तो जो 21,000 वाला क्राइटेरिया है उसमें अंतर्गत ये नहीं आता। 21,000 वाला क्राइटेरिया में नहीं आता है। यदि ये नौकरी करता है तो इसको ये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत ये बीमित व्यक्ति हो जाएगा, इसकी पात्रता अपने आप हो जाएगी। इसके लिए इसको 21,000 कमाने नहीं पड़ेंगे। यदि ये 10,000 भी कमाता है तो इसका काम बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में, इसका देखिए 2017 के संशोधन के साथ, ठीक है, इसका जो 2017 में संशोधन हुआ था मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 वाले में, के अनुसार क्रेच या पालना घर जो इसको बोलते हैं, सुविधा प्रदान करना किस स्थापना के लिए अनिवार्य है? ठीक है, किसके लिए अनिवार्य? ऑप्शन देखते हैं। जिसमें 30 या अधिक कर्मचारी हो, जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी हो, जिसमें 100 से अधिक कर्मचारी हो, या केवल फैक्ट्रियों के लिए अनिवार्य है, सभी स्थापनाओं के लिए नहीं। चलिए, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका सही आंसर निकलता है, वो क्या हमारा होगा? वो है हमारा कि जो भी कर्मचारी है, या जो भी हम लोग कहते हैं फैक्ट्री है, कर्मचारी है, इसमें जो 50 व्यक्ति है, ठीक है, 50 कर्मचारी है, यदि 50 कर्मचारी या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, तो वो जो कंपनी होगी, वो फैक्ट्री होगी, वो क्या करना है? उसको पालना घर बनवाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चों को पालने के लिए, उनके बच्चों को देखने के लिए, दूध वगैरह पिलाने के लिए उनको पालना घर होना चाहिए, क्रेच होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के अनुसार किशोर किसे कहते हैं? तो यहाँ हमसे किशोर पूछा गया है, किशोर के बारे में हमसे पूछा गया, किशोर क्या है? आंसर बताने से पहले पुनः मैं अपने बैच के बारे में बताना चाहूंगा। ये बैच हमारा हिंदी माध्यम में, आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है, फेस्ट 100 आपको ये मिल जाएगा मात्र 349 रुपए में। ये बैच हमारा मिलने वाला है।
क्योंकि आपके एग्जाम की डेट काफी कम बची है, तो यदि आप शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अच्छे नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, और क्योंकि टाइम कम बचा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, क्लास यदि आपने नहीं ली है, आप अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हो, तो क्या कर सकते हो आप, तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो। और ये 350 रुपये एक अफोर्डेबल प्राइस है आपको, ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा प्राइस है, एक अफोर्डेबल प्राइस है, आप परचेस कर सकते हो, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा सफिशियंट होने वाला है। 15 दिन में आप सारे मॉक टेस्ट भी लगा लोगे, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो चलिए इसका आंसर मैंने नहीं बताया था ना आपको, चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन हमारा था किशोर के बारे में चर्चा की गई थी, किशोर किसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। यहाँ पे 16 वर्ष की बात की गई है। अगला देखिए, वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन, ठीक है, 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ठीक है, पूरी नहीं की है। अगला देखिए, वह व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। और वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। देखिए, यहाँ आपके जो पहला तो क्वेश्चन ये हो जाता है ए और बी, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आपका वयस्क व्यक्ति होता है, जो किशोर होता है, वो 18 वर्ष तक तो होता है, तो यहाँ पे 16 वर्ष की बात की गई, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो किशोर होता है वो 14 वर्ष से शुरू होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो सी आपका गलत हो जाएगा। अब डी क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बात की गई वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ पे पेच ही फंस जाता है। तो यहाँ पे केवल 18 वर्ष की बात की गई, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे पिछली की कोई डेट नहीं बताएगी, पिछली कोई उम्र नहीं बताएगी। वहां पे 17 भी हो सकता है, वहां पे 14 भी हो सकता है, वहां पे 10 महीने भी हो सकते हैं, वहां पे 10 साल भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाता है। तो बचता क्या हमारा, बचता हमारा बी ऑप्शन है। ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो वह कैसा होगा, वह एक किशोर होगा। कैसा होगा, वह एक किशोर होगा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 20 सही आंसर हो जाएगा। और ये एक्ट भी आपको याद रखना है कि बाल एवं किशोर श्रम, ये कब आया था आपका, अधिनियम 1986 में ये आया था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो एक्ट वगैरह दे रखे हैं, इसकी यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आपकी मैराथन क्लास पड़ी, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा और अच्छे से जानकारी चाहिए तो हमारे ऐप को भी परचेस कर, ऐप को आप देख सकते हो, उसमें जो कोर्स है उसको आप परचेस कर सकते हो, वहां पर आपको काफी अच्छे से लेवल लॉ को समझाया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मातृ लाभ और कार्यकारी परिस्थितियों को मनोचिकित्सक बनाने के लिए राज्य को निर्देश देता है, राज्य को निर्देश देता है, स्टेट को निर्देश देता है। और कौन सा, ये हमसे आर्टिकल पूछा गया, तो बेसिकली हमसे पूछा गया जो मैटरनिटी लीव है, रिलीफ है या मातृ मातृ लाभ है, ये किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 39 ई, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 43 हमसे ये कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 43 नहीं, इसमें अनुच्छेद 42 होगा, ठीक है, अनुच्छेद 42 होगा। काम की न्याय संगत की जो काम है न्याय संगत होना चाहिए और परिस्थितियां भी न्याय संगत होनी चाहिए, ठीक है, मातृ तालाब होना चाहिए। अनुच्छेद 42 ये बात कहता है, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, अनुच्छेद 42। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, चलिए देखते हैं के संदर्भ में कौन सा कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए कथन देखते हैं। पहला कथन क्या है, इस अधिनियम के तहत असंगठित श्रमिक की परिभाषा में वेतन अर्जक और स्वनियोजित दोनों शामिल हैं। अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की जाती है। और तीसरा हमारा है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों को, जो असंगठित श्रमिक हैं, उनको कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाना है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन ये है कि यह अधिनियम के तहत असंगठित श्रमिक की परिभाषा केवल वेतन अर्जक और स्वनियोजित दोनों में शामिल है। बिल्कुल ये बात ठीक है आपका, असंगठित श्रमिक। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की जाती है, ये भी आपकी बिल्कुल बात ठीक है। और तीसरा जो हमारा कहता है वो हमारा ये कहता है कि ये अधिनियम का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि में लाना है, ये बात आपको बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि हमें एक नई सामाजिक सुरक्षाएं बनानी है जो कर्मचारी हैं उनके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, 1 बात 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स बनाइए। इसके अलावा जो ये बीमा योजनाएं हैं इसको भी आप कवर करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना किस संगठन द्वारा प्रशासित की जाती है। तो ये आपको क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है, इसके बारे में से पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा क्या है। देखिए ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ऑप्शन कहता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो ईपीएफओ हमारा, जिसका हमारा एग्जाम भी लगा हुआ है। अगला कहता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दूसरा हमारा ऑप्शन है। तीसरा कहता है श्रम और रोजगार मंत्रालय, और चौथा कहता है रोजगार महानिदेशालय। चलिए, तो इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका यदि पूछा जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन क्या था, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, तो ये जो कौन नियोजित करता है, कौन प्रशासित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ESIC, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये प्रशासित करता है इसको। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, बी इसका सही आंसर होगा, बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। क्वेश्चन हमारा अगला कहता है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत कोई कर्मचारी नॉन रिफंडेबल, क्या है, नॉन रिफंडेबल एडवांस के रूप में पीएफ बैलेंस की कितनी राशि निकाल सकता है अगर वह महामारी से संबंधित वजहों से निकलना चाहता है। यहाँ पे महामारी की बात की गई है, तो पहले तो चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारी सबसे लेटेस्ट महामारी क्या आई थी। तो वो थी हमारी कोविड-19, जो कोरोना था उसमें ये आई थी। तो यहाँ महामारी जो बात की जा रही है, कोरोना की बात की जा रही है। तो जो है, जो आपका कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952, इसमें जो आप कहोगे कि संशोधन किया गया, तो वो आपकी कोविड-19 के कारण ही किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है कि वह अपने 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता के बराबर या ईपीएफ अकाउंट में कुल जमा राशि का 50%, जो भी कम हो, 50% या जो भी कम हो, वो निकाल सकता है। दूसरा हमारा ऑप्शन कहता है कि अपने 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता के बराबर या ईपीएफ अकाउंट में जमा कुल राशि का 75%, जो भी कम हो, वो निकाल सकता है, या अपने 6 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर निकाल सकता है। चौथा कहता है ईपीएफ अकाउंट के कुल जमा राशि का 90%। तो इसमें देखिए, ये जो आपका ऑप्शन होगा, इसमें जो बात की गई है, जो आपका वेतन है वो आपके 3 महीने का जो मूल वेतन है, इसके अलावा महंगाई भत्ता है, और इसके आपके ईपीएफ अकाउंट में जो भी आपका अकाउंट है, उसमें 75% तक आप निकाल सकते हो। तो ये हमारी बात कही गई थी, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। आगे क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता में किसी कर्मचारी को परिभाषा के दायरे में बाहर रखा गया है अगर उसकी मासिक वेतन 18,000 से अधिक है। ठीक है, कितना है, 18,000 से अधिक है, तो पुराने नियमों के तहत यह नियम लागू होता है। तो ये पुराना नियम किस पे लागू होता है, ये हमारी बात की गई है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि, दूसरा है कर्मचारी राज्य बीमा, तीसरा हमारा ग्रेजुटी, और चौथा हमारा है मातृत्व लाभ। चलिए, तो देखिए, तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको जो 21,000 वाला क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बताया था, जिसमें 21,000 की बात की गई कि हाँ, जो राज्य बीमा अधिनियम होगा, जो कर्मचारी राज्य बीमा होगा, उसमें हमने 21,000 की बात की गई थी। जो 21,000 होगा उसको ये बीमा पेंशन मिलेगा। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन पे ये लागू नहीं होता, चाहे वो 10,000 ही कमा रहा हो, उस पर लागू नहीं होता है। तो पहले क्या था, आपका 18,000 था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, बाद में आपका 21,000 कर दिया गया था। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर हमारा कर्मचारी राज्य बीमा। ठीक है, इसमें यह बात कही गई है, जो सामाजिक सुरक्षा 2020 का ये बात की गई है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी बात कही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के संदर्भ में फेयर वेज और न्यूनतम मजदूरी के बीच मुख्य अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है कि न्यूनतम मजदूरी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, जबकि फेयर वेज उद्योग के भुगतान की क्षमता को भी ध्यान में रखता है। अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा कहता है कि न्यूनतम मजदूरी केवल केंद्र सरकार निर्धारित करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार निर्धारित करती है, जबकि जो फेयर वेज है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है कि फेयर वेज कानूनी रूप से अनिवार्य है, जबकि न्यूनतम मजदूरी केवल एक सलाह है। और चौथा हमारा कहता है कि फेयर वेज की सीमा हमेशा न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। तो चलिए, इसके लिए हम लोग यदि आंसर की बात करते हैं, तो आंसर हमारा कौन सा सही होने वाला है। तो सही आंसर हमारा यही होगा कि जो
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है जो 1948 में आपका आया था। ये जो किसकी बात करता है, तो ये हमारे जीवन निर्वाह की ही बात करता है। किसकी बात करता है, तो वह हमारे जीवन निर्वाह की बात करते हैं। यहाँ पे बात की गई न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी मतलब हमारा जीवन ही चल जाए, हमारा घर ही चल जाए, न्यूनतम मजदूरी। इसके अलावा जो फेयर वेज है, जो फेयर वेज है ये किसकी बात करता है, तो ये उद्योग के भुगतान की, उद्योग में जो भुगतान क्षमता है इसकी ध्यान में रख के ये बात करता है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ए, इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला हमारा कहता है बंधुआ श्रम प्रणाली, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये उन्मूलन कौन सा अधिनियम आ रहा है, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये एक्ट आपका कब आ रहा है, जो आपका बंधुआ वाला है, बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम कब आ रहा है, तो 1976 में ये आ रहा है। ठीक, कब आ रहा है, 1976 में ये आ रहा है। चलिए, इसके परिभाषा की बात की गई कि बंधुआ मजदूरी की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, कौन सा तत्व शामिल नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन हमारा पहला ये कहता है कि कर मजदूर को ब्याज के भुगतान के रूप में देना, मजदूर को क्या है, ब्याज के भुगतान के रूप में देना है। एक समय सीमा के लिए कम वेतन पर काम करना है, क्या करना है, एक समय सीमा के लिए कम वेतन पर काम करना है। तीसरा हमारा कहता है कि जो ऋण है, ऋण की अदायगी के बदले श्रमिक को छोड़ने से मना करना और श्रमिक के परिवार के सदस्यों को भी श्रम करने के लिए मजबूर करना। देखिए, जो श्रम बंधुआ प्रणाली है, जो बंधुआ प्रणाली है वो क्या है, वो बेसिकली हम लोग कहेंगे कि एक ऋण प्रणाली है। जो आप कुछ व्यक्ति हैं ऋण ले लेते हैं, उसको फिर चुका नहीं पाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, तो उनको कम मजदूरी देकर जो उन्होंने पैसा दिया है उनको वसूलने के लिए ये चीज लाई जाती है। तो यहाँ पर वेतन का सवाल नहीं उठता है, वेतन का कोई सवाल नहीं उठता है। जो व्यक्ति बंधुआ मजदूरी करता है, बंधुआ मजदूर होता है, वो क्या करता है, जो उसका जो मालिक होता है और जो उसने पैसे जो मजदूर ने पैसे ले रखे हैं, वह मालिक क्या करेगा, उसे काम कराएगा, एक न्यूनतम वेतन पर काम कराता है और वह तब तक काम कराएगा जब तक उसने जो पैसा दिया है वो ब्याज सहित ना वसूल ले। तो यहाँ पर उसको वेतन कभी नहीं मिलेगा, वेतन उसको कभी नहीं मिलेगा। कम वेतन की यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है, उसको सिर्फ काम कराया जाएगा। काम तब तक कराया जाएगा जब तक क्या है, वह अपनी जो राशि है, जो उसने ऋण दिया है, वो तब तक वसूल नहीं लेता है, तब तक वह काम कराता चला जाएगा। ठीक है, तो ब्याज के भुगतान के रूप में इसे देखना है। ऋण की अदायगी मतलब श्रमिक को छोड़ने से मना करना, कि जब तक आप ऋण नहीं दोगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति मर जाता है, जो श्रमिक है वो मर गया है, या उसका ऐसा काम हो गया है जो अब मजदूरी नहीं कर सकता है, वह काम नहीं कर सकता है, तो श्रमिक के परिवार वालों को भी इस मजदूरी में लाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये बंधुआ प्रणाली कहलाता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही जो आंसर होगा हमारा, वो हमारा कौन सा होगा, कि जो कम वेतन वाला। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है कि अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार रोजगार का विनिमय और सेवा की शर्तें अधिनियम 1779 में, इसकी बात की गई कि मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। ये नहीं आपसे पूछा गया, नहीं आपसे बात की जा रही है। चलिए देखते हैं क्या है। ठेकेदार द्वारा अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों की नियुक्ति का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य कराना है। इसके अलावा देखिए, प्रवासी श्रमिकों को उस राज्य के न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या है, प्रवासी श्रमिकों को उस राज्य के न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जाएगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है। तो देखिए, पहले ऑप्शन पे यदि हम लोग देखते हैं कि अनिवार्य पंजीकरण, तो ये कथन तो आपका सही है। जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनका जो पंजीकरण है वो तो कराया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, आप ले लो या हम ले लो, आप यदि कोई कंपनी खोलते हैं या मैं कोई कंपनी खोलता हूँ, तो मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे अंडर जो कर्मचारी काम कर रहा है वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है और ये सब किस प्रकार से हो सकता है। तो यदि उसका हम पंजीकरण कराते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो ये होगा। इसके अलावा दूसरा हमारा कहता है कि न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जाएगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है। तो देखिए, प्रवासी हैं या फिर जो उसी राज्य का जो श्रमिक है, उनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितना वो है, जो राज्य का श्रमिक है वो पैसा ले रहा है, प्रवासी को भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए। तो ये भी आपका ठीक है। आगे देखिए, प्रवासी श्रमिकों को विस्थापना भत्ता का भुगतान, और चौथा हमारा कहता है ये अधिनियम का नियम सभी स्थापनाओं पर लागू होता है चाहे कर्मचारियों की संख्या कितनी हो। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सभी श्रमिकों को विस्थापन भत्ता दिया जाएगा। ये भी आपका ठीक है, विस्थापन भत्ता का भुगतान तो होता ही होता है।
और चौथा हमारा ऑप्शन कहता है कि इस अधिनियम का नियम, जो अधिनियम है इसका नियम है कि सभी स्थापनाओं पर लागू होता है चाहे कर्मचारियों की संख्या कितनी हो। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। किस प्रकार से ऑप्शन गलत हो जाता है? तो इस प्रकार से गलत होता है कि जो भी संगठन है, जो स्थापना है, उसमें 12 महीने का डाटा लिया जाता है। उस 12 महीने के डाटा के दौरान यदि उस स्थापना में, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में 5 या 5 से अधिक जो प्रवासी हैं, प्रवासी मजदूर है, अंतर्राज्यीय मजदूर है, यदि उनका पंजीकरण नहीं होता है तो वह रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या की बात की, चाहे कितनी संख्या हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 5 मिनिमम तो होनी चाहिए। कितनी? 5 ये मिनिमम नंबर है कि 5 मिनिमम जो है प्रवासी मजदूर होने चाहिए। ठीक है, 5 प्रवासी मजदूर होने चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों में से एक क्या थी जिसमें श्रम संहिताएं, जो संहिताओं है 2019-20 में शामिल किया गया था? क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या कहता है? श्रम कानूनों को एक देश एक कानून के सिद्धांत पर आधारित करते हुए 3 संहिताओं में मिलाना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि सभी क्षेत्रों के लिए यूनिवर्सल मिनिमम वेज की स्थापना, जिसे बाद में आधार मजदूरी के रूप में शामिल किया गया। तो यही आपका सही होगा। ठीक है, ये शामिल किया गया था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हम नहीं जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक कारखाना की परिभाषा में पावर के प्रयोग के साथ कितने कर्मचारियों की संख्या आवश्यक है? पावर की बात की गई है और कितने कर्मचारियों की संख्या है उसकी बात की गई है। ऑप्शन हमारा कहता है कि 20 या उससे अधिक, 10 या उससे अधिक, 15 या उससे अधिक, या 25 कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी। तो कौन सा सही होगा? तो सही आंसर जो हमारा होगा वो हमारा होगा 10 या अधिक कर्मचारी। 10 या अधिक कर्मचारी होंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं पुनः बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में, जो आपका हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। मात्र 449 में मिल रहा है, लेकिन यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST 100 तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 349 रुपए में। ये मिल जाएगा। कोर्स की खासियत मैं पुनः बताना चाहूंगा कि यदि आप हिंदी माध्यम में हैं और एक शॉर्ट नोट्स और अच्छे नोट्स चाहते हो, इसके अलावा हिंदी माध्यम में क्लास चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो। आपकी तैयारी काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होगी, बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इस कोर्स की मैं पुनः खासियत बताना चाहूंगा, आपको हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले, मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहूंगा, कोर्स संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो ये हमारे नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हो, अपनी कोई भी क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। पहले आप इस नंबर को ट्राई करना। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप पहले इस नंबर को ट्राई कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्लास को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत। पुनः मैं बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।